हेलो स्टूडेंट्स, हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी और किस तरीके से टेट्राड बना था, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जो टेट्राड बना है उसी टेट्राड को फ्यूचर में हमें पोलन ग्रेन बनाना होता है, राइट। अब वो जो पोलन ग्रेन बनता है, इस पोलन ग्रेन में बनने का जो स्टेप्स है बेटे, उसको कहते हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। ध्यान देंगे, मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब बच्चे क्या है ये मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट क्या है? मेल गैमेटोफाइट बच्चे बोलते किसको है? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं पोलन ग्रेन को। किसको बोलेंगे बच्चे? पोलन ग्रेन को। तो बेसिकली हमने उसी माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनाया और उसी को डेवलप देख रहे हैं कि किस तरीके से होता है। अब पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट दो बातों पे डिपेंड करती है बच्चे। एक तो होता है कि अभी वो प्लांट के पास ही प्रेजेंट है, यानी कि डिहेसेंस नहीं हुआ, उसका अभी पॉलिनेट नहीं हुआ है, वो बाहर नहीं गया है, ठीक है। एट दैट टाइम भी पोलन ग्रेन जो है वो डेवलप करता है, और जब वो पॉलिनेट कर जाता है यानी कि डेहिसेंस कर जाता है अपनी, तो वो किसी दूसरे स्टिग्मा पर चला गया, किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर या खुद के ही किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ही प्रेजेंट है। जैसे ही वो स्टिग्मा के टच में आता है वो करता है पोस्ट पॉलिनेशन, यानी कि दो तरह से डेवलपमेंट होगी। एक पहली डेवलपमेंट है उसे कहेंगे प्री डेवलपमेंट, और एक बाद की डेवलपमेंट होगी पॉलिनेशन के तो उसे कहेंगे पोस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो प्री डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि पोलन ग्रेन को बेसिकली हम समझेंगे कि किस तरीके से बना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये माइक्रोस्पोर जो बना था, इस टाइप पे माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी। इसके पास एक प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा वैक्यूल, ठीक है। एक बार के लिए इसको, हमारा जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमारे पास क्या है, बाहर ये बना लिया हमने कि माइक्रोस्पोर है, इसके बीच में प्रेजेंट है कुछ यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हमारा हैप्लोइड न्यूक्लियस है, ठीक है। हैप्लोइड टाइप का न्यूक्लियस है यहाँ पे। फिर इसके पास प्रेजेंट होते हैं बेटे वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स बनाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि कोई भी प्लांट सेल है तो उसके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब क्या हो रहा है बेटे, इनकी जो हमारे पोलन ग्रेन बनने में, पोलन ग्रेन बनने के टाइम पे उसके पास टू आउटर लेयर्स बनती हैं, ठीक है, टू आउटर लेयर्स बनती हैं। तो उन दोनों लेयर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि प्री पॉलिनेशन, यानी कि अब पॉलिनेशन में वो क्या क्या डेवलप कर रहा है ना। इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं बेटे, इसको एक तरह से बोल रहे हैं प्री पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन से पहले क्या क्या हो रहा है पोलन ग्रेन के अंदर या माइक्रोस्पोर के अंदर। माइक्रोस्पोर कैसे थे बेटे? अटैच थे सिर्फ, अभी हमने क्या किया, उसको डी अटैच कर दिया है, उसी को हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं और उसी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ है बच्चे, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लोइड है तो मियोसिस तो नहीं करता होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, डेवलप करने के लिए इसे माइटोसिस करना होता है। क्या करता है बेटे? ये माइटोसिस करता है। इस माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में जैसा न्यूक्लियस होता है वैसे ही हमारे पास, जैसा न्यूक्लियस होता है वैसा ही प्लोइडी वाला न्यूक्लियस बन जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है, लाइक आप देखेंगे ध्यान से तो ये हो गई इसकी सेल वॉल, जो हमारी सेल वॉल की बात करेंगे हम, उसी के अंदर प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस और वैक्यूल। वैक्यूल का साइज और बड़ा होता चला जाएगा, और जो न्यूक्लियस है बच्चे वो पहले ही पेरिफेरी पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो पूरा साइटोप्लाज्म है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं बनेगा। तो स्पिंडल जो बनना था, यानी माइटोसिस कर रहे हैं तो सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है तो न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, उसमें न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो याद करो कि हमारा स्पिंडल फॉर्मेशन होता था। तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होगा वो अनइक्वल टाइप का होगा। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पिंडल बन रहा है, ये रहे इस तरीके से स्पिंडल बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो ये स्पिंडल कैसा है बेटे? अनइक्वल टाइप का है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। अनइक्वल स्पिंडल फॉर्मेशन का रिजल्ट भी अनइक्वल सेल्स में होगा, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियाई डिवाइड होगी, न्यूक्लियाई डिवाइड करके टू टाइप के न्यूक्लियस बनाएगी, बट वो दोनों न्यूक्लियस की जो सेल्स बनेगी वो सेल्स इक्वल नहीं होगी यहाँ पर,
ठीक है, दे आर अनइक्वल इन नेचर। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इज कि ये अनइक्वल होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। हमारा वैक्यूल भी है, साइटोप्लाज्म है, और हमारी यहाँ पर सेल्स बनी है। एक सेल जो है बेटे कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगी, इसे बोलेंगे स्मॉल सेल, ठीक है, और एक जो न्यूक्लियाई बनेगी वो हमारी बिगर वाली बनेगी, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्टीशन होगा, इस पार्टीशन में यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी बेटे, इस लेयर को कहेंगे हम कैलोस की लेयर है, ठीक है, कैलोस। अब जो स्मॉल सेल बने, देखो ये स्मॉल है, ये लार्ज है, जो स्मॉल सेल है उसके कंडीशन है बेटे, स्मॉल सेल में इसका नाम होगा, स्मॉल सेल का नाम होगा जनरेटिव सेल, इसका नाम होगा जनरेटिव सेल, ठीक है। और जो हमारी बिगर वाली सेल बनी है इसका नाम होगा हमारी वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है कैलोज लेयर उसके अंदर, और वैक्यूल एज सच प्रेजेंट होंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये वैक्यूल्स हैं हमारे पड़े हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से अगर आप बात करो तो पूरी सेल का जो हमारा पार्ट है, यानी कि पूरी सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो एक्चुअली वेजिटेटिव सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी वेजिटेटिव सेल में कहीं पर कॉर्नर पे जनरेटिव सेल पड़ी हुई है, और उसी साइटोप्लाज्म में कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो जनरेटिव सेल का खुद का कुछ नहीं है यहाँ पर, जनरेटिव में क्या कर रही है, एक तरह की कैलोस की लेयर के अंदर बंद है, और उसको पूरे साइटोप्लाज्म किसका है, ये वेजिटेटिव सेल का है, और उसके बीच में पड़ी है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई बच्चे, इस डेवलपमेंट में कितने न्यूक्लियस बने थे, 2 न्यूक्लियस बने थे, तो कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स तो यही दोनों सेल्स में क्या करते हैं, इसी को बोल लेते हैं मैच्योर, हमारा पोलन ग्रेन हो गया है। ये मैच्योर पोलन ग्रेन डेहिसेंस के लिए रेडी है, ठीक है ना, डेहिसेंस के लिए रेडी है, यानी कि अब ये पॉलिनेशन करने जा सकता है, यानी कि ये किसी इंसेक्ट के साथ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, विंड की यूज कर सकता है ना, तो विंड का यूज कर लेगा या फिर वाटर का यूज कर लेगा, ये ट्रांसपोर्ट होके किसी भी फीमेल पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ये डेहिसेंस के लिए रेडी है। बट कितनी सेल्स में बेटे, 2 सेल्स में, है ना। तो हमारे पास जो हमारे मैक्सिमम परसेंटेज आती है कि जब हमारा पोलन ग्रेन हमारा मेच्योर हो जाएगा, ठीक है, तो वो मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में डेहिसेंस कर लेता है, लेकिन 60% प्लांट ही हैं ऐसे जिसमें वो 2 सेल स्टेज में डेहिसेंस करेगा। रेस्ट ऑफ दैट प्लांट्स, उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास फर्दर इसमें डिवीजन होंगी, और ये 3 सेल स्टेज तक जाएगा, ठीक है, 3 सेल स्टेज तक जाएगा अगर हमारा 2 सेल में नहीं होता है तब, ठीक है। लेकिन वो किसी कंडीशंस में, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने समझ तो लिया कि हमारा जो मेच्योर पोलन ग्रेन है कुछ ऐसा लगता है। तो मेच्योर पोलन ग्रेन की बेटे हम क्या करेंगे, मेच्योर पोलन ग्रेन की हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो पर उसके पॉइंट आउट भी ये याद रखोगे आप कि ये स्टेप हमारा प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहलाता है। किसकी डेवलपमेंट कह रहे हैं बेटा, पोलन ग्रेन की। इस पोलन ग्रेन को हम क्या कह रहे हैं, मेल गेमेटोफाइट कह रहे हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम क्या बात करने वाले हैं बेटे, पोलन ग्रेन जो मेच्योर वाला पोलन ग्रेन बना है उसकी ही स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। पोलन ग्रेन की क्या करेंगे बेटे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी डेवलपमेंट तो कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है बेटे, अभी हमने पॉलिनेशन को डिस्कस नहीं किया है, हमने फीमेल पार्ट को डिस्कस नहीं किया है ना। जब तक हमें वो पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम पोस्ट पॉलिनेशन भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है अभी हमने वहां तक डिस्कस किया है कि वो पॉलिनेशन अभी नहीं किया है, ठीक है ना। जब वो पॉलिनेशन कर लेंगे, यानी कि हमारे वो जब डेहिसेंस कर लेंगे, फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद जो होगा वो हम बाद के कंडीशंस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए अभी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब मेल गेमेटोफाइट कौन था बेटे, याद करो, अभी अभी मैंने आपको बताया है मेल गेमेटोफाइट किसे बोलेंगे हम, मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे हम पोलन ग्रेन को, ठीक है, पोलन ग्रेन को बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट। तो सबसे पहले तो आपको क्या क्या बातें इसकी पता होनी चाहिए।
इसमें सबसे पॉइंट पहले पता होना चाहिए कि जो पोलन ग्रेन है वो कैसी स्ट्रक्चर है बेटे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसी है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अब इसका कुछ डायमीटर है जो एनसीईआरटी आपको दे रही है, उस डायमीटर को आप याद रखेंगे, ठीक है। जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। डायमीटर में 30 to 50 माइक्रोमीटर का डायमीटर है इसका, यानी कि बहुत स्मॉल होते हैं नेचर में तो ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या बात करेंगे कि जो हमारा पोलन ग्रेन है बेटे, है ना, उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है और उन सेल वॉल को हम स्पोरोडर्म कहते हैं, ठीक है, स्पोरोडर्म कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या है? स्पोरोडर्म कहला रही है हमारे पास। अब हमारी जो पोलन ग्रेन्स हैं उसकी स्ट्रक्चर को बनाकर और उसकी जो भी हमारी सेल वॉल है बेटे, उन सबको अलग अलग से राइट अप करेंगे, उन सबको सीखते हैं किस तरीके से, है ना। तो ये हमने बना लिया एक पोलन ग्रेन, ठीक है, ये एक पोलन ग्रेन स्फेरिकल सी स्ट्रक्चर बना ली। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के बाहर हमारे पास दो लेयर होती हैं जो इसकी सेल वॉल को शो करती है, यानी कि स्पोरोडर्म को शो करती हैं। किसकी? हमारे पोलन ग्रेन की। कितनी है बेटे? 2 सेल वॉल है। अब ये जो दोनों सेल वॉल हैं ये कौन कौन सी होती हैं, ये यहीं पे हम मेंशन भी कर लेते हैं। एक इनर वाली होती है तो उसको बोलते हैं इंटाइन, और एक जो आउटर वाली होती है उसे बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। एक इनर है, एक आउटर है। इनर इंटाइन कहला रही है और आउटर एक्साइन कहला रही है, ठीक है। तो जो हमने अभी अभी बेटे बनाई है ये हमारी इंटाइन को शो करेगी। किसको शो करेगी? ये इंटाइन को शो करेगी, ठीक है। ये इंटाइन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो एक्साइन है फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है? एक्साइन कुछ हमारी इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रफ फॉर्म में प्रेजेंट है। रफ फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं? जो है एक्साइन कह रहे हैं। जस्ट अ मिनट, अभी 1 मिनट में हम बात करते हैं दोबारा। ये स्टूडेंट्स हम आ गए वापस। तो हमने क्या बात करी थी कि इनर वाली लेयर क्या थी? इंटाइन थी, और इसके जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम कहते हैं, जो कि रफ हमने अभी अभी बनाई, इस लेयर को बच्चे हम बात करेंगे एक्साइन, ठीक है। इस लेयर को हम बात करेंगे एक्साइन की लेयर है, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्साइन बना ली। अब जो ये इंटाइन है, एक्साइन है, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी है बेटे। एक्साइन की और इंटाइन की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें हमने वही चीजें पढ़नी है कि इंटाइन के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं और एक्साइन के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जरा ध्यान दो, जो इंटाइन है बेटे कौन सी लेयर है? इनर लेयर है, राइट। अब आपको इनर लेयर कैसी दिख रही है बेटे? कॉन्टिन्यूस दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना? कॉन्टिन्यूस लेयर है, तो कॉन्टिन्यूस लिख देंगे हम। स्मूथ है लेयर। आपको एक बात और दिख रही है इसमें, जो हमारी इंटाइन की लेयर है वो स्मूथ और कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन ये बनी हुई है बेटे, कंपोज्ड है, कंपोज्ड है ऑफ हमारे सेलुलोज प्लस पैक्टिन से, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन से क्या है, ये यहाँ पर इंटाइन की जो लेयर है वो कंपोज्ड हो रखी है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हमारी जो इंटाइन है, इतनी बात तो हमने इंटाइन की कर ली। तो सेम कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक्साइन के लिए भी हैं। एक्साइन की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहली बात की आउटर लेयर है, आपको दिख रहा है भी कॉन्टिन्यूस और स्मूथ नहीं है, ठीक है। नॉन कॉन्टिन्यूस, इसको डिसकॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं बेटे, ठीक है। और स्मूथ नहीं है तो कैसी है बेटे? रफ लेयर है। तो कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन है इसकी, कंपोज्ड है, कंपोज्ड ऑफ है किससे बेटे? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन एक स्पेसिफिक सा हार्ड मटेरियल कह सकते हैं हम, स्पोरोपोलेनिन एक हार्ड मटेरियल की बनी हुई है। अब जो ये स्पोरोपोलेनिन जो हम बात कर रहे हैं ना बेटे, ये क्या कर सकता है? स्पोरोपोलेनिन किसी भी एसिडिक कंडीशंस, किसी भी या कह सकते हो आप एल्कलाइन कंडीशंस, किसी भी हाई टेम्परेचर की कंडीशन, सभी में हर एक एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है।
यानी कि किसी भी पोलन ग्रेन को अगर किसी ऐसी कंडीशन में रहना पड़े तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना किसका काम है बेटे, एग्जाइम का काम है। क्यों है, क्योंकि एग्जाइम के पास कौन सा केमिकल है, किसका केमिकल है, स्पोरोपोलेनिन का। तो स्पोरोपोलेनिन उसको क्या क्या हेल्प कर रहा था, हाई टेम्परेचर में रहने में हेल्प कर रहा है, हाई एक्सट्रीम एल्कली या फिर एसिडिक कंडीशंस हैं उनमें रहने में हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ इसी को अगर वो रहने में हेल्प करेगा तो उस टाइम के लिए बचा लेगा, तो कहीं ना कहीं ये फॉसिल तैयार नहीं कर रहा है, तो ये हेल्प करता है साथ के साथ फॉसिलाइजेशन में, फॉसिलाइजेशन में। ठीक है, जो एग्जाइम की लेयर है बेटे, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की लेयर बना ली, लेकिन यही लेयर क्या कर सकती है, यही लेयर बेटे अलग अलग वैरायटी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एग्जाइम का एक काम और हमारे पास आ गया। एग्जाइम का काम क्या आया बेटे, एग्जाइम का काम आया हमारे पास कि ये क्या कर सकती है हमारी, ये कर सकती है वेरिड डिग्री ऑफ पैटर्न दे सकती है, पैटर्न्स दे सकती है। ठीक है, और वो वेरिड डिग्री ऑफ पैटर्न हमारी टेक्सोनोमी में हेल्प करेगा, टेक्सोनोमिकल सिग्निफिकेंस बनाएगा, टेक्सोनोमिकल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करेगा। यानी कि हम कैटेगराइज कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पर प्रेजेंट है एग्जाइम का, उस बेसिस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये एग्जाइम की लेयर को हमने बोला है बेटे नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है ना, यानी कि कॉन्टिन्यू नहीं है। अगर ये नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है यानी कि कहीं पे ये एब्सेंट है ना, अब इस एब्सेंस को बच्चे हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये रही हमारी एब्सेंट लेयर। ठीक है, ये एब्सेंस हमने यहाँ पर शो करी है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारी एब्सेंट है, कौन सी लेयर एब्सेंट है बेटे, एग्जाइम की लेयर, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे जर्मपोर। ठीक है, क्या बोला हमने इसको, जर्मपोर बोल दिया। अब जर्मपोर कब बना था बेटे, अभी अभी हमने बात करी, एग्जाइम जहां एब्सेंट थी वहां पर क्या बना है, जर्मपोर बना है ना। इस जर्मपोर का बच्चे फ्यूचर में काम क्या होगा, देखो अभी हमने पोलन ग्रेन पढ़ लिया था कैसे बना है ना, प्री पॉलिनेशन वाला स्टेप पढ़ लिया था। हमने पोस्ट पॉलिनेशन पढ़नी है। पोस्ट पॉलिनेशन क्या होती है बेटे, उसके अंदर हमारा ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा यानी फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, है ना। उस स्टिग्मा पे जाके ये खुद तो एंटर कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, यानी कि इसमें से ये खुद तो जाएगा नहीं, इसमें से कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स आएंगी, वो बाहर की तरफ आती है। अब उस ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को हम पोलन ट्यूब बोलेंगे। वो ट्यूब को अगर एग्जाइन प्रेजेंट होती तो एग्जाइन तो हाई टेम्परेचर, हाई अल्कलाइन, हाई एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर देती, तो वो तो ना आने देती। तो जहां एग्जाइन प्रेजेंट नहीं होती वहां से वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी, निकलेगी बाहर। ठीक है, उस एरिया से जब ये निकलती है तब हम उस एरिया को हम बोल रहे हैं जर्मपोर। तो इसने किस में हेल्प किया बच्चे, फ्यूचर में जब उसे पोलन ट्यूब बनानी होगी ना, किसको, पोलन ग्रेन को, उसमें हेल्प करता है जर्मपोर। ठीक है, क्या करेगा ये करेगा बेटे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ये बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए बच्चे, फिर इसके बाद आ जाओ, ये तो जर्मपोर की बात करी, अब हम इसके साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। बेटे वैसे तो हमने पढ़ा था कि हमारा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो वैक्यूल की कहानी तो अलग चलेगी साथ में, बट बेसिकली हमने दो सेल्स बना ली थी, उसी दो सेल्स पे हम बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा, ये बन गई हमारी एक सेल, यानी ये वाली सेल। ठीक है, ये वाली सेल, जिसके बाहर क्या है, यहाँ पर हमने एक चीज बनाई थी, उसको क्या बोला था बेटे, यहाँ पर बनाई थी कैलोज की लेयर में। ठीक है, ये वाली सेल हो गई, और बाकी की जो दूसरी रेस्ट ऑफ सेल थी हमारी, ठीक है, जिसे हमने लार्जर सेल बोला था। ठीक है, ये थी हमारी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये कौन सी सेल है, वेजिटेटिव सेल। तो ये बेसिकली ये पूरा वेजिटेटिव सेल का कंपार्टमेंट है, और ये हमारा इतना सा कंपार्टमेंट जनरेटिव सेल का है। ठीक है,
तो इसके नाम लिख लेते हैं बेटे। पहले ये कौन सी सेल है, ये वाली सेल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटे यहाँ पे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे रेस्ट क्या पड़े हुए हैं, यहाँ पर पड़े हैं बेटे वैक्यूल्स, इस तरीके से, या छोटे छोटे कई सारे वैक्यूल्स हम बना लेते हैं इसको, ठीक है, मल्टीपल वैक्यूल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सब वैक्यूल्स पड़े हैं इसके साथ साथ। बाकी का रेस्ट एरिया हमारा साइटोप्लाज्म कहला रहा है। बट यहाँ देख रहे हो स्मॉल सेल कौन सी है बेटे, जनरेटिव सेल है, लार्ज सेल कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसी बात के पॉइंट्स लिख लेते हैं, कौन सी सेल क्या है और किस तरीके से ये काम करने वाली है। जनरेटिव सेल की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्मॉल सेल है, ठीक है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ, बेटे किसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसके पूरे साइटोप्लाज्म में ये क्या कर रही है, ये हमारी तरह फ्लोट कर रही है, किसके साइटोप्लाज्म में बेटे, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, ठीक है। अब जब ये फ्लोट कर रही है तो इससे एक बात हमें समझ में आ जाती है कि ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये एक्चुअल कंपार्टमेंट नहीं दे रही, कंपार्टमेंट किसका है बेटे, वेजिटेटिव सेल का है। लेकिन इसका कुछ काम होगा ना, जनरेटिव सेल अगर बनी है तो जनरेटिव सेल का क्या काम रहेगा फ्यूचर में, इसका काम रहेगा बेटे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, ठीक है। मैं एक बार और रिप्रेजेंट कर रही हूं बेटे, हर एक, चाहे ये जनरेटिव सेल है चाहे हमारी वेजिटेटिव सेल है, बोथ आर हैप्लोइड, ठीक है, दोनों कैसी हैं, हैप्लोइड है, ठीक है। जब हमारी पहले एक न्यूक्लियस बना था, वो न्यूक्लियस था पोलन ग्रेन का एक अकेला न्यूक्लियस, उसने माइटोसिस करी थी और उस माइटोसिस का रिजल्ट था ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव सेल कैसे है। वेजिटेटिव सेल का क्या है, देखो ये सबसे बड़ी सेल है, लार्जर सेल है, तो अबंडेंट इन साइटोप्लाज्म रहेगी, ठीक है, लार्जर सेल है, लार्जर सेल है, ठीक है। अबंडेंट किस में है बेटे, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं डेंस साइटोप्लाज्म है, कैरी कर रही है वैक्यूल्स को, ठीक है, वैक्यूल्स को कैरी कर रही है। अब इसमें ना एक पॉइंट आता है कि इसका काम क्या है, वैक्यूल्स हैं ये सब समझ में आ गया, लार्जर सेल है ये समझ में आ गया, इसके पास वैक्यूल्स हैं ये समझ में आ गया, है ना, वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल्स के साथ साथ आप कह सकते हो फूड मटेरियल प्रेजेंट है, फूड रिजर्व कर रहा है ना। तो अभी जो वेजिटेटिव सेल का काम है बेटे, इसका काम है जब जनरेटिव सेल हमारे मेल गेमीट्स बनाएगी, उस मेल गेमीट को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में पहली सेल होगी दैट एंटर्स, ठीक है, क्योंकि मेन साइटोप्लाज्म तो बेटे इसी का है ना सारा, है ना। तो ये क्या करेगी, जब इस जर्म पोर से ट्यूब बाहर निकलेगी तो ये सेल गाइड करेगी उस ट्यूब को, ठीक है। कौन सी सेल बेटे, वेजिटेटिव सेल। देन दिस सेल नेम्ड एज ट्यूब सेल, तब उसका नाम हम क्या लेंगे, ट्यूब सेल कहेंगे। कब बेटे, जब इसमें से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। देखो ध्यान से दोबारा बात समझ लें, जर्म पोर क्या कर रहा था, मैंने बताया था पोलन ट्यूब बनाता है। अब ये पोलन ट्यूब बनेगी तो पोलन ट्यूब में ये साइटोप्लाज्म किसका है, सारा है तो वेजिटेटिव का, तो वो साइटोप्लाज्म बाहर रहेगा। अगर वो बाहर आ रहा है तो उसका मतलब कौन सी सेल लेके आएगी उस साइटोप्लाज्म को, खुद ही लाएगी ना, तो वो वेजिटेटिव सेल होगी। तो पोलन ट्यूब बनाने में और मेल गेमीट को नरिशमेंट देने का काम, सारा काम किसका है बेटे, इस वेजिटेटिव सेल का है। तो दोनों पॉइंट्स लिख देते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में हेल्प करेगी, ट्यूब जर्मिनेशन, है ना, और नरिशमेंट टू नरिश मेल गैमीट्स, है ना, ये बातें होंगी।
क्या यहाँ तक का पॉइंट्स आपको समझ में आ गया बेटे? यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया? किस किस चीज की बात कर ली है बेटे हमने बात कर ली है कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या हमारा पोलन ग्रेन का काम है। तो यहाँ तक का टॉपिक आपने रीडिंग करना है। फिर इसी में आपके पास क्या क्या रह गया बेटे? ये हमने 2 सेल स्टेज तक का पोलन ग्रेन डिस्कस किया है। 2 सेल स्टेज, जो कि 60% ऑफ द प्लांट्स इसी स्टेज में डेhiscence करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर तो हो गई खत्म। अब पोलन ग्रेन से रहती हुई छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।